हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन मुझे पता है यार बहुत डिफिकल्ट टास्क लगता है, क्योंकि जब अपन नोट्स देखते हैं, कोई भी चैप्टर के नोट्स खोलो, भले स्ट्रेट लाइन बहुत ही इजी चैप्टर है, बट उसके भी आप नोट्स खोलोगे तो 100 पन्नों के कम से कम नोट्स होते हैं। ठीक है, तो रिवीजन करना एक तरीके से बहुत भारी टास्क पड़ जाता है बच्चों के लिए कि अरे सर इतनी सारी चीजें कैसे रिवाइज कर रहे हैं ना, मुहूर्त निकालना पड़ता है उसके लिए। रिवीजन के लिए भी अपने को एकदम टाइमिंग सेट करना पड़ता है कि संडे को बैठेंगे 4 घंटे बैठ के रिवीजन करेंगे। तो इसी रिवीजन के प्रोसेस को आपके लिए इजी बनाने के लिए फटाफट से सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए हम आपके सामने लेके आए हैं माइंड मैप सीरीज। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग स्ट्रेट लाइन को पूरा रिवाइज करने वाले हैं, बेसिक से लेके एंड तक। ठीक है, बहुत बेसिक से जाएंगे और एंड तक हम लोग रिवीजन करेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, होमोजेनाइजेशन ऑफ कर्व, वहां तक की सारी बातें कवर करी जाएगी। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। हाँ जी, सबसे पहले बेसिक सी चीज आती है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूलास। बच्चा बच्चा जानता है कि अगर कोई पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तो m/n रेशियो में डिवाइड करने वाला अगर कोई पॉइंट p h k निकालना है तो दैट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई m प्लस n, दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई द x कोऑर्डिनेट ओवर हियर प्लस n मल्टीप्लाइड बाई द x कोऑर्डिनेट ओवर हियर डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियोज। ठीक है, इसी तरीके से अपन y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे कि m मल्टीप्लाइड बाई दी y कोऑर्डिनेट ओवर हियर प्लस n को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। तो बच्चा बच्चा ये सारी चीजें जानता है सेक्शन फॉर्मूला की। तो ये तो हो गया इंटरनली जब डिवाइड कर रहा हो। वहीं जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता है तो बीच में बस माइनस आ जाता है, इतना सा फर्क है ना। जैसे यहाँ पे प्लस की जगह इस फॉर्मूले में यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा अगर एक्सटर्नली m/n रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब हुआ कि इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करेंगे, तो एक्सटेंड करेंगे तो बाहर की ओर बैठा होगा। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला ध्यान रखना है, उसी के बीच में यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है प्लस की जगह और काम खत्म। ठीक है, क्लियर है। जनरली अपन कम ही यूज करते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले वाला। ओके, नाउ फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ए ट्राइंगल: सेंट्रॉइड, इनसेंटर, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर। इन चारों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सेंट्रॉइड वो पॉइंट है जहां पे सारी की सारी मीडियंस मिलती है। ठीक है, मीडियन जहां पे मिलेगी उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलेंगे। इनसेंटर वो पॉइंट है जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं। ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट है जहां पे एल्टीट्यूड मिलते हैं। एंड सर्कम सेंटर वो पॉइंट है जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं। तो चारों के बारे में चलिए डिटेल में यहाँ पे चर्चा करी जाए। सबसे पहले सेंट्रॉइड, सो इट इज द पॉइंट, है ना, पॉइंट नहीं है पॉइंट है। इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, कॉन्करेंस मतलब मिलन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। जहां पे जिस पॉइंट पे ट्राइंगल्स की तीनों मीडियन मिलती है उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। सबसे पहले अपन सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको सबसे ज्यादा इज्जत के साथ जी बोला जाता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेशन जी के साथ इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, अगर हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई 3, है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहली बात तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। दूसरी बात, सेंट्रॉइड की हमें ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स एनी मीडियन इन द रेशियो 2:1, है ना। जैसे ये सेंट्रॉइड है ना बेटा, ये इस मीडियन AD को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, मीडियन BE को भी 2:1, CF को भी 2:1 रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ओके, फिर कुछ और बेसिक बेसिक सी बात है कि अगर इन तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए एक ट्राइंगल बनेगा, देखो, है ना। ये तीनों पॉइंट्स क्या है, DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दीज साइड्स, AB BC एंड AC के मिड पॉइंट्स है। इनको ज्वाइन करने पे जो ट्राइंगल बनेगा इसका जो एरिया होगा दैट इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। देखो, जब साइड आधी हो जाती है तो एरिया 1/4 हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखें, है ना। जैसे BC की आधी है FE, है ना, FE और BC पैरेलल है एंड BC की आधी है FE। तो यहां पे इसकी साइड आधी हो गई, वैसे ये वाली साइड हाफ हो गई। तो जब साइड हाफ हो जाती है एरिया 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ DEF इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और देखा जाए तो ये चार इक्वल एरिया के ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, ये चारों ट्राइंगल का एरिया क्या है, सेम है। तो इन कुछ बेसिक सी बातों का ध्यान रखा, है ना। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर।
ओके, इसके बाद में बात करते हैं इंसेंटर। इंसेंटर वो पॉइंट है जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मिल रहे होते हैं। इंसेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए, इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है ना, कोऑर्डिनेट आई ऑफ इंसेंटर। ओके, तो इंसेंटर के कोऑर्डिनेट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये रहता है बच्चा पार्टी कि आई इज इक्वल टू, है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइड ए, साइड लेंथ है ना, वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड है उसकी साइड लेंथ को अपन ए बोलते हैं, वर्टेक्स बी के अपोजिट जो साइड है उसकी साइड लेंथ को बी बोला जाएगा। वैसे ही समझ में आती है बातें। तो कोऑर्डिनेट ऑफ इंसेंटर इज ए मल्टीप्लाइड बाय द एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, साइड को उसके अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना, फिर वैसे ही साइड बी को इसके अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना, है ना, प्लस बी एक्स टू, साइड सी को इसके अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना, तो प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई सम ऑफ दी साइड्स A, B, C are the length of the sides opposite to the vertex A, vertex B and vertex C respectively। वैसे ही अपन y कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि A multiplied by the y कोऑर्डिनेट, B multiplied by y2, C multiplied by y3 divided by A plus B। This is how we find the coordinate of incenter। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है ना, साइड A 5 दे रखी है और ये है साइड बी 4 के इक्वल है और ये 3 के इक्वल है ना, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन तीनों साइड्स तो निकाल ही लेंगे, ये रही तीनों साइड्स। और अगर अपने को इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय द एक्स कोऑर्डिनेट हियर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय द एक्स कोऑर्डिनेट हियर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय द एक्स कोऑर्डिनेट ओवर हियर, वो न्यूमरेटर में लिख दिया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द साइड्स। इस तरीके से अपन ने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला इन सेंटर का, वैसे ही अपन वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं इन सेंटर का। ठीक है, तो इस एग्जांपल को देख लीजिएगा और आपको पता ही है कि इन द एंड ऑफ द सेशन आप लोग इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडब्ल्यू की ऐप पे जाके। ठीक है, पीडब्ल्यू की ऐप पे जाना, माइंड मैप इस पे जाना, वहां पे आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो नोट्स साथ में रखें अपने साथ, ठीक है, ताकि आप नोट्स को रेफर कर सको, है ना। So in a triangle, the angle bisector divides the opposite sides in the ratio of the sides containing the angle। ये एंगल बाइसेक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर की, कि एक ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बाइसेक्टर होगा, जैसे ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, तो सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, टू दी रेशियो ऑफ दी साइड्स कंटेनिंग दी एंगल, C/B रेशियो में डिवाइड करेगा बेसिकली ना, सामने वाली साइड को C/B रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा ये। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर की, है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी अपने पास इन सेंटर की एक और आती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का भी खास ख्याल रखिएगा कि इन सेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर थ्रू ए, एंगल बाइसेक्टर थ्रू ए को B प्लस C/A रेशियो में डिवाइड करता है। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ध्यान रखें, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि एंगल बाइसेक्टर थ्रू ए को डिवाइड करेगा B प्लस C/A रेशियो में, एंगल बाइसेक्टर थ्रू बी को डिवाइड करेगा A प्लस C/B रेशियो में, है ना। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्रू B, तो B को एक साइड रखना, बाकी दोनों साइड्स का सम A प्लस C/B रेशियो में, और एंगल बाइसेक्टर थ्रू C को डिवाइड करने वाला है A प्लस B/C रेशियो में। ठीक है, तो इन सेंटर इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर्स को डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। इन सेंटर डिपेंड करता है कि भाई कौन से साइड का एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्रू ए को इस रेशियो में, एंगल बाइसेक्टर थ्रू बी के, है ना, उसको A प्लस C/B रेशियो में डिवाइड करता है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ओके, क्लियर है। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो इन सेंटर इज प्राइमरली द सेंटर ऑफ इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल। इन सेंटर से ही अपन इन सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इन सेंटर की प्रॉपर्टी ये रहती है कि इन सेंटर की डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दी 3 साइड्स आर इक्वल, है ना, इसकी डिस्टेंस इक्वल रहती है तीनों साइड से। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्थो सेंटर। तो इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल, की पॉइंट ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपोजिट साइड पे। ठीक है, तो तीनों परपेंडिकुलर जहां पे मीट कर रहे होते हैं उस पॉइंट को अपन ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। वी रिप्रेजेंट ऑर्थो सेंटर बाई H, है ना, कैपिटल H से रिप्रेजेंटेशन यहां पे किया जाता है। ऑर्थो सेंटर का एक फॉर्मूला भी होता है, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला बस देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, बाकी कभी यूज मत करिएगा। ठीक है, कभी भी अपन ये फॉर्मूला, आपको पता ही है कि अपन यूज करते नहीं है, बस ध्यान में रखने के लिए काफी है। ओके, तो फॉर्मूला इज नॉट सो गुड, इंस्टेड वी यूज डेफिनेशन। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन को यूज करके आगे जाके जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सीख जाते हैं तो वहां पे अपन सीखेंगे कि कैसे ऑर्थो सेंटर निकाला जाए।
ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज द वर्टेक्स एट विच द राइट एंगल इज फॉर्म्ड। एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा यही वर्टेक्स, दैट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर भाग जाता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर भाग जाएगा, ऑब्ट्यूस में एक्यूट के अंदर अंदर रहेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल में इसी वर्टेक्स के ऊपर ऑर्थो सेंटर पाया जाएगा। ठीक, क्लियर? नाउ circumcenter, it is the point of concurrence of the perpendicular bisector of the sides of a triangle। कि मैंने भैया इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब समझते हो कि परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी कर रहा हो, तो इसी तरीके से तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकाले हैं। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे मीट कर रहे होंगे उस पॉइंट को ही अपन सर्कमसेंटर बोलते हैं, है ना, उस पॉइंट को सर्कमसेंटर बोला जाता है, जिसको अपन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ any point lying on the perpendicular bisector of a line segment AB is equidistant from A and B। ये perpendicular bisector की important property है। खासियत ये है perpendicular bisector की कि जैसे ये line segment AB है, इसका perpendicular bisector है, मतलब इसके perpendicular है और इस line segment को bisect भी कर रहा है। तो यहां से perpendicular bisector पे कोई भी point अगर अपन ले लेंगे तो उसकी distance from both of these points is same। इन दोनों से इसकी distance same रहने वाली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में। प्राइमरीली इट इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, है ना, सर्कम सर्कल के सेंटर को ही अपन सर्कम सेंटर बोलते हैं, है ना। इसकी खासियत ये रहती है कि ये तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस रहता है, ये वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस पे रहता है, तभी जाके सर्कम सर्कल अपन ड्रॉ कर पाते हैं। ठीक है, the circumcenter of a right angle triangle is the midpoint of its hypotenuse। एक right angle triangle में hypotenuse का जो midpoint रहता है वही circumcenter रहता है, और ये जो vertex रहती है ये orthocenter रहती है। ठीक है, this is a very important property about a right angle triangle। और अगर obtuse angle triangle बना दिया जाए तो circumcenter फिर से बाहर भाग जाता है ना। circumcenter of an obtuse angle triangle इज आउटसाइड द ट्राइंगल, कहीं बाहर होगा एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में सर्कमसेंटर। ठीक है, कहीं बाहर होने वाला। तो देखो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर दोनों बाहर भाग जाते हैं। जैसे ही ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बना, ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर दोनों बाहर भाग जाते हैं। सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ये दोनों प्यारे बच्चे हैं, ये दोनों अंदर ही रहते हैं हमेशा ट्राइंगल के, चाहे आप एक्यूट ले लो, चाहे ऑब्ट्यूस ले लो, चाहे राइट एंगल ले लो, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर आर ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होंगे, बट ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ट्राइंगल के बाहर भाग जाता है अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, है ना। एच से अपन ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से अपन सर्कम सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रॉइड है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है इन अ स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल के बारे में ये बातें हो रही है। ठीक है, इसको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो, हीगो है ना, एक बड़ी ही फेमस ब्रांड है हीगो, वहां से आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, बाकी ध्यान रखना है HGO। ठीक है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2। हाँ जी, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ये सारे पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाते हैं, इन सारों की आत्मा एक ही पॉइंट में आ जाती है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, इन चारों पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एंड कोलिनियरिटी, किसी भी ट्राइंगल का एरिया अपन लिख सकते हैं अगर उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हो, वर्टिसेस के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हो, अगर वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ, है ना, मॉड्यूलस ले लेना एंटायरली, और किसका मॉड्यूलस लेना है, इन तीनों के सम का। ठीक है, सबसे पहले अपन एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे जिसके अंदर x1 y1 x2 y2 को लिख देंगे, प्लस अगले डिटर्मिनेंट में x2 y2 x3 y3, फिर नेक्स्ट में x3 y3, वापस से x1 y1। तो देखो x1 y1 से चालू किया, x1 y1 पे ही खत्म किया, है ना, x1 y1 x2 y2, फिर x2 y2 x3 y3, x3 y3, वापस x1 y1। ठीक है, तो इन तीनों डिटर्मिनेंट्स का सम लेना, अगर ये सम नेगेटिव आ रहा है तो बाहर वाला जो मॉड्यूलस लगा है वो
इस सम को पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिस कम्स आउट टू बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये हाफ मत भूलना बाहर, ठीक है। इस तरीके से अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल बता सकते हैं। वैसे ही अगर अपने को एरिया ऑफ पॉलीगन बताना हो, ठीक है, एन साइडेड पॉलीगन है, एन वर्टिसेस होगी, तो वहां पे भी सेम अपने को यही काम करना है, हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ, ठीक है, ये बाहर ये जो मॉड्यूलस लगा रखा है, मॉड्यूलस किसका, इन सबके सम का, है ना। जो भी सम आए पहले तो सम निकाल लेना, नेगेटिव आएगा तो बस पॉजिटिव कर देना, काम इतना सा अपने को करना है, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, फिर x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन अप टू xn y1 एंड, है ना, जैसे देखो x1 y1 से चालू किया, x1 y1 पे ही खत्म किया, ठीक है। तो ये बात है, इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ टाइम्स दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों वर्टिसेस अपन ने लिख दी है, और एक कॉलम में 1 1 1 को लिख, है ना। तो ऐसे भी अपन ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब कहलाएंगे जब उनके एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 हो, या तो इस मेथड से जा सकते हैं कि 3 पॉइंट्स दे रखे अपने को, अगर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हुए, मतलब वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये ट्राइंगल तो नहीं बना पा रहे, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय दीज 3 पॉइंट्स इज गोइंग टू बी 0। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला देखा है, तो इक्वेट कर दो 0, ठीक है। ये तो कंडीशन हो गई, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। या फिर इसी चीज को स्लोप के थ्रू भी जा सकते हैं, अभी थोड़ी देर में स्लोप भी पढ़ने वाले हैं, कि मैं स्लोप ऑफ ए भी निकाल लूंगा, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप निकाल ली, स्लोप ऑफ बी सी निकाल ली, और दोनों की स्लोप को इक्वेट कर दिया। तो ऐसे भी अपन जा सकते हैं इसके स्लोप के थ्रू भी, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली दिस इज द अनदर मेथड। नाउ लोकस, लोकस हम सुनते आ रहे हैं, लोकस क्या है, दैट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, ठीक है। एक पाथ है, एक इक्वेशन है, मैथमेटिक्स में हर पाथ की कुछ ना कुछ इक्वेशन होती है, तो द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट अंडर सम स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट। जैसे अपने को पता है कि अगर लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट रिमेन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, एक पॉइंट को इस तरीके से मूव कराना है कि वो ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे ही घूमता मिले, तो वो एक सर्कल का पाथ ट्रेस करेगा, सर्कल का, और उसकी अपन इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, है ना। उसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं कि एक जनरल पॉइंट ले लिया x, y, और मुझे चाहिए कि इसको इस तरीके से मूव कराना है कि ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है वो 1 यूनिट की ही रहे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इन दोनों के बीच में, है ना, कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, लगा दिया, आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोकस निकाल सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स रहते हैं लोकस निकालने के, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को अपन h, k मान लेंगे। राइट द गिवन कंडीशन इन्वॉल्विंग h एंड k, ठीक है, कि जो भी कंडीशन दे रखी है, अलग अलग सवालों में अलग अलग प्रकार की कंडीशंस होगी, वो कंडीशन लगा के h और k के टर्म्स में एक इक्वेशन बनाओ। अगर आपने अपनी तरफ से कुछ वेरिएबल माना है तो उस वेरिएबल को एलिमिनेट करो, फिर लास्ट में जब h और k के टर्म्स में इक्वेशन पक्के तैयार हो चुकी है हमारे सामने, तो थोड़ा सा उसका मेकअप कर दो इक्वेशन का, एच के को वापस से एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, है ना। एच कॉमा के को फाइनल स्टेप में एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस कर दो, तो एक्स और वाई के टर्म्स में जो इक्वेशन आएगी दैट इज द इक्वेशन ऑफ आवर लोकस, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा अपन क्यों करते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी। कई बार अपन डायरेक्टली एक्स कॉमा वाई मान के भी चालू हो सकते हैं, नहीं तो एच कॉमा के मान के चालू करो, लास्ट में एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस कर दो, क्लियर है। जैसे कि ये क्वेश्चन, अ रॉड ऑफ लेंथ L स्लाइड्स विद इट्स एंड पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक रॉड है, लेंथ L की रॉड है, वो स्लाइड कर रही है, वन एंड ऑन ईच एक्सिस, फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट का अपने को लोकस बताना है, तो मिड पॉइंट को अपन ने h, k मान लिया, ठीक है। ये रॉड की लेंथ है L यूनिट, मिड पॉइंट h, k माना अपन ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2h, ये हो जाएगा 2k बेटा, ये 2h और 2k हो जाएगा। समझ में आ रही बात कैसे, कि देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2h, 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, ठीक है। देखो 2h, 0 एंड 0, 2k, उसी का तो मिड पॉइंट h, k आएगा, ओके। तो ये 2h लेंथ हो गई, ये 2k लेंथ हो गई, और अपन इक्वेशन डायरेक्टली बना सकते हैं कि भाई पाइथागोरस थ्योरम, कि 2k का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, है ना। लास्ट में k को y से, h को x से रिप्लेस करोगे तो इक्वेशन बन रही है 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर L स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना। ये हमारा लोकस आ गया मिड पॉइंट का, ठीक, सिंपल है।
नाउ शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, कि अगर अपन ऑरिजिन को 0,0 से a,b पे शिफ्ट कर दे, ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया, तो अब हर पॉइंट का एड्रेस बदल जाएगा, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। अब वो नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसके लिए अपने को बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस ए। x डैश इज द न्यू x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, है ना। x डैश का मतलब कि नया x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x, x इज द ओल्ड x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, माइनस a कॉमा b वो पॉइंट है जहां पे ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया है। तो न्यू x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट मतलब x डैश कॉमा y डैश होने वाले हैं, x डैश कॉमा y डैश इज इक्वल टू, x डैश हो जाएगा x माइनस ए के इक्वल, y डैश हो जाएगा y माइनस बी। तो इस चीज का ध्यान रखें। ओके, so this is how shifting of origin works. Okay, now let's move ahead. Slope of a straight line. तो अगर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो एंगल थीटा बना रही है with positive direction of x axis, if a straight line is making an angle theta with positive direction of x axis, then tan theta is the slope of that straight. ठीक है, okay, here alpha is the angle made by the line with the positive direction of the x axis in the anti-clockwise sense. एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल होगा उसको अपन पॉजिटिव एंगल लेते हैं। ठीक है, बताइए। स्लोप लिखने का दूसरा तरीका ये रहेगा कि अगर मुझे आप दो पॉइंट्स बता दो जहां से स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, जैसे स्ट्रेट लाइन x1, y1 एंड x2, y2 से पास कर रही है, देन स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट विल बी द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दीज टू। स्लोप के बारे में समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं कि अ लाइन हैविंग सेम इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब भी ये स्टेटमेंट लिखा हो, किसी भी सवाल में ये स्टेटमेंट लिखा हो कि लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो सेम है। इंटरसेप्ट सेम का मतलब हो गया कि या तो दोनों ही इंटरसेप्ट पॉजिटिव होंगे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, और बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी नेगेटिव। यहाँ पे देखो वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, एक्स इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। तो इन बोथ दी केसेस ये आपको स्लोप बता रहा है। स्लोप कितनी बता रहा है? -1 बता रहा है, राइट। दिस इज टेलिंग यू द स्लोप। ये 135 डिग्री का एंगल बना रहा होगा क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री का होगा। तो अगर लाइन जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है विद द एक्स एक्सिस, तो स्लोप नेगेटिव होगी, है ना। वो देख भी सकते हैं tan 135 डिग्री, स्लोप हो जाएगा यहाँ पे tan ऑफ 135 डिग्री विच इज इक्वल टू -1। दिस इज गोइंग टू बी द स्लोप। तो अगर ये दे रखी है कि अ लाइन इज हैविंग सेम इंटरसेप्ट, सवाल में अगर ये गिवन है कि लाइन का इंटरसेप्ट सेम है, तो ध्यान रखना वो आपको स्लोप बता रहा है इनडायरेक्टली कि स्लोप इज इक्वल टू -। ठीक है, फिर अगर ये बोल रखा है कि अ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस और लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट यूज किया गया है कि लाइन इक्वली इंक्लाइंड है या लाइन इक्वल है ना, इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट भी नहीं, उनकी इंटरसेप्ट की लेंथ सेम है। अगर बोला गया इक्वल इंटरसेप्ट है तो वो पिछला वाला केस हो गया कि स्लोप -1 हो गया, बट यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट को आ गया है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो इस केस में स्लोप +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। कैसे, जरा देखिए। ठीक है, हो सकता है कि भैया दोनों ही पॉजिटिव हो इंटरसेप्ट, है ना, दोनों ही पॉजिटिव हो, या हो सकता है y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, x इंटरसेप्ट नेगेटिव हो, बट इंटरसेप्ट की लेंथ सेम है। y इंटरसेप्ट भी a लेंथ का है, x इंटरसेप्ट भी a लेंथ का है, इंटरसेप्ट की लेंथ सेम, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो इस केस में अपन देख सकते हैं ये जो एंगल है एक्यूट एंगल बना रही है लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे जो स्लोप होगी दैट इज गोइंग टू बी +1, और इस केस के अंदर स्लोप हो जाएगी -1। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी कि स्लोप +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। तो अगर कभी भी गिवन हो कि लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, समझ जाना दो पॉसिबल स्लोप है। या फिर ये बोल दिया लाइन इज कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ, समझ जाना दो पॉसिबल स्लोप है, +1 -1 दोनों पॉसिबल है। ओके, क्लियर है। ये इसके अलग अलग सिनेरियो है बच्चा पार्टी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन के बारे में बच्चों को पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है ना। कि देखो ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जो y कोऑर्डिनेट है। जैसे y कोऑर्डिनेट यहाँ पे b है तो y इज इक्वल टू b, यहाँ पे भी देखा जाए तो y कोऑर्डिनेट b है तो इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू b। इधर देखा जाए y कोऑर्डिनेट 2 है तो इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 1 है तो इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू, ठीक।
वैसे ही अगर एक वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे आप ऊपर नीचे मूव कर रहे हो ना, ऊपर नीचे मूव करने पे एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलता, एक्स कोऑर्डिनेट बदलने के लिए लेफ्ट राइट मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है, तो एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, ठीक है। चारों एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए, है ना, यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन एक्स बराबर 1 है ना, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इधर 1 है, इस पूरी लाइन पे ही एक्स कोऑर्डिनेट 1 रहने वाला है। तो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन इस तरीके से डायरेक्टली लिखा करेंगे। उसके बाद में कुछ इक्वेशंस आती है लाइन की अलग अलग फॉर्मेट्स में, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, जनरल फॉर्म, ठीक है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, बट इन सब का, ठीक है, ओरिजिन एक ही तरफ से आता है, दैट इज, है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म। कि अगर हमें पॉइंट बता दिया जाए कि लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है, इफ लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, और लाइन की स्लोप हमें m दे दी जाए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। सिर्फ हमें दो चीज की जरूरत होती है, मुझे एक बता दो, दूसरा मुझे पॉइंट प्रोवाइड कर दो। पॉइंट अगर x1, y1 इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, स्लोप m दे रखी है, तो लाइन की इक्वेशन लिख देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। यहीं पे अपने पास में ये वाली फॉर्मेट आती है जिसके अंदर मुझे y इंटरसेप्ट दे रखा है 0, c एंड स्लोप दे दी m के इक्वल, तो इधर से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस, इधर से आ रही देखो, यहाँ पे जो x1, y1 पॉइंट है दैट इज 0, c, तो x1 की जगह पे 0 रख दो, y1 की जगह पे c रख दो, तो देखो ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू mx प्लस, ओके। और ये फॉर्मेट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमें स्लोप के बारे में पता लगाना होता है तो यही फॉर्मेट सबसे ज्यादा काम आता है। कि इक्वेशन दे रखी हो जैसे 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, लेट्स से दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, और आपसे स्लोप पूछ ली जाएगी व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो यहां से आप y इज इक्वल टू mx प्लस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देंगे। बेसिकली सॉल्व फॉर y की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, तो यहां से 3y की वैल्यू समझ में आ रही है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/3x प्लस 1/3। तो नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट स्लोप इज इक्वल टू 2/3, है ना, स्लोप 2/3 के इक्वल है, ठीक है। तो जब भी आप इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, यू कैन कमेंट अबाउट द स्लोप ऑफ द लाइन, ओके। वैसे ही अगर दो पॉइंट्स गिवन हो जहां से लाइन पास कर रही है, लेट्स से लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं इसी तरीके से, दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को यूज करो। स्लोप अपन लिख देंगे ये, दिस इज द स्लोप बच्चा पार्टी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वही चीज लिखिए, देखो y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x। ये फोर्थ फॉर्मेट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेप्ट फॉर्मेट इसका नाम है, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्मेट, कि अगर हमें x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट बता रखा हो कि लाइन जो है उसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाई ए, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। कि सपोज अगर इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है, लाइन अपने को ऐसा पता है कि x एक्सिस को -2,0 पे, y एक्सिस को 0,3 पे कट कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्टली लिख देंगे x अपॉन दी x इंटरसेप्ट -2 प्लस y अपॉन दी y इंटरसेप्ट इज 3 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ओके। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी इजीली डिराइव्ड, ओके। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये भी, कि जब भी हमें किसी लाइन पे, ठीक है, दो चीजें जरूरत होती है लाइन की इक्वेशन, यहाँ पे भी दो ही चीजें गिवन है। कौन सी दो चीजें, एक तो पॉइंट हमें बता दिया कि ये लाइन पास कर रही है x1, y1 के, और दूसरा हमें लाइन की डायरेक्शन दे दी, लाइन की स्लोप बता दी है। स्लोप क्या है, लाइन की डायरेक्शन दे दी। तो अगर मुझे पॉइंट बता दे, स्लोप बता दे, लाइन के बारे में सब कुछ पता है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखने का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पे मैं कोई जनरल पॉइंट x, y का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, है ना। लाइन की इक्वेशन क्या हुआ, कि मतलब लाइन के ऊपर किसी जनरल पॉइंट की कोऑर्डिनेट, तो x, y का जो कोऑर्डिनेट होगा, एंड यहाँ पे पैरामीटर r यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो x1, y1 से r डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट x, y होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, तो यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस r cos थीटा, जो कि इजीली देख सकते हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया अपन ने, ये थीटा इस लाइन की डायरेक्शन हो गई विद द पॉजिटिव x एक्सिस, तो r cos थीटा
ये अपन ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंसेस आर कॉस थीटा के इक्वल होगा, है ना। तो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, ऐसा लिख। एंड दी वाई कोऑर्डिनेट ओवर हियर, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है दैट इज आर साइन, ओके। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्मेट अपने पास आती है कि x माइनस x1 बाई कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक। जनरली अपन तब यूज करते हैं इसको कि जैसे एक लाइन दे दी है ना, जो 1,2 से पास कर रही है, एंगल 30 डिग्री बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमें एक पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि 5 डिस्टेंस आगे है इस पॉइंट से, ठीक है, 1,2 से। तो इस पॉइंट P का डायरेक्शन होगा यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा इधर का y कोऑर्डिनेट 2 प्लस आर साइन थीटा, है ना। x कोऑर्डिनेट इज x1 प्लस आर कॉस थीटा, y कोऑर्डिनेट इज y1 प्लस आर साइन थीटा। y1 यहाँ पे 2 हो गया, r की वैल्यू इधर से 5 हो जाएगी, है ना। r इज 5 यूनिट डिस्टेंस पे देखना है। थीटा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, थीटा की जगह 30 डिग्री रख दो, तो ये बन जाएगा देखो 1 प्लस 5 कॉस 30 डिग्री, कॉमा 2 प्लस 5 साइन 30 डिग्री, ओके। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो 1 प्लस 5√3/2, कॉमा 2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो प्लस 5/2। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच इज 5 यूनिट अहेड ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। तो इधर ये पैरामीटर r है ना, r इज द डिस्टेंस। तो ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 फाइंड द पॉइंट्स 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम 2,3। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करके अपन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्मेट का यूज करके जल्दी से बताइएगा। नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइंस की हमें स्लोप गिवन है m1 एंड m2 के इक्वल, तो इनके बीच का एंगल, एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन देम, तो इसका फॉर्मूला आता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बच्चे बच्चे को पता है, बहुत बार यूज भी किया है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लाइंस पैरेलल है, फॉर पैरेलल लाइंस m1 इज इक्वल टू m2, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है ना, एक लाइन की स्लोप m1 है, दूसरी m2 है, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर then m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इक्वल्स टू -1। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे आते हैं। लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल होगी, क्योंकि देखो थीटा 0 होगा मतलब tan थीटा 0 होगा, tan थीटा 0 होगा मतलब m2 माइनस m1 0 होगा, मतलब स्लोप्स इक्वल होगी, तभी तो लाइन पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है उनकी। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे थीटा क्या 90 डिग्री हो जाएगा, tan 90 डिग्री इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा, मतलब 1 प्लस m1 m2 0 हो रहा होगा, मतलब m1 m2 की वैल्यू -1 आ रही होगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज गोइंग टू बी -1। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होती है अगर लाइंस परपेंडिकुलर है आपस में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये। चलिए अब इसके अंदर देखो हमसे सरकम सेंटर पूछा गया है, वर्टिसेस दे रखी है तीनों पॉइंट्स की। सरकम सेंटर का जैसा मैंने बताया था कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं रहता है, ठीक है। 0,0 4,-3 एंड 4,2। अब आप क्या काम करेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूं, ठीक है। तरीका ये रहेगा कि सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रहे होते हैं। तो लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लूंगा, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लूंगा। इसकी इक्वेशन पे पहले फोकस करते हैं, क्या इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत है, क्योंकि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे चाहिए उसका पॉइंट और उसकी स्लोप, ठीक है। स्लोप हमें ए बी की पता है, ए बी की स्लोप पता है कि नहीं पता। स्लोप ऑफ ए बी इज गोइंग टू बी y2 माइनस y1, देखो -3 अपॉन 4 -0, तो -3/4 अपने पास ए बी की स्लोप आ गई ना, की स्लोप हो गई -3/4, -3 -0 अपॉन 4 -0। तो अगर ए बी की स्लोप -3/4 है तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसकी स्लोप 4/3 हो जाएगी बच्चा पार्टी, ठीक है। तो इसकी स्लोप लिख दी 4/3, और मुझे पॉइंट पता है कि ये कहां से पास कर रही है, दिस इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स। तो इनका मिड पॉइंट हो गया देखो 0 + 4/2 विच इज 2, -3 + 0/2 विच इज -3/2।
तो इन दो चीजों की मदद से मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, लाइन की स्लोप पता है, पॉइंट कहां से पास कर रही है पता है, तो यहां से इक्वेशन चल जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। इसी तरीके से एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन किसी भी साइड की, या तो साइड BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या साइड AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल दो। तो वैसे ही आपने इसकी भी इक्वेशन अगर निकाल दी, सेम वही मेथड कि मिड पॉइंट निकालना, स्लोप ऑफ AC पता है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इस परपेंडिकुलर की स्लोप पता होगी क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 रखना है। ओके, तो इसकी भी इक्वेशन आ गई और दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, उसी पॉइंट को अपन सर्कमसेंटर, तो इस तरीके से सर्कमसेंटर की इक्वेशन। ठीक है, वैसे ही अगर ऑर्थो सेंटर पूछा गया हो तो सिमिलरली वी कैन फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है, ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पे एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है ना, जैसे इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 हो गया, तो इस एल्टीट्यूड कहां से पास कर रहा है ये पॉइंट पता है। अब इस एल्टीट्यूड की स्लोप चाहिए ना, कि स्लोप चाहिए, इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ BC हमें पता है क्योंकि पॉइंट B का कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट पता है, तो स्लोप ऑफ BC अपन लोग निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ BC आ गई तो इस एल्टीट्यूड की स्लोप आ जाएगी, जैसे सपोज इसकी स्लोप 2i है तो इसकी स्लोप -1/2 हो जाएगी, हाँ क्यों प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 रखना है, तो इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से एक और एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल दो, ठीक है, दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालो जहां पे ये दोनों एल्टीट्यूड मीट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। तो इस एल्टीट्यूड की भी इक्वेशन निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस की पॉइंट C का कोऑर्डिनेट पता है, स्लोप ऑफ AB पता है ना, AB की स्लोप पता है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप पता चल गई, तो इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई और दोनों एल्टीट्यूड्स को सॉल्व करोगे, है ना, दोनों एल्टीट्यूड को सॉल्व करोगे तो अपने पास ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, कि एक पॉइंट है x1, y1, उसकी डिस्टेंस निकालनी हो अगर ax + by + c बराबर 0 से, के लिए जो फॉर्मूला रहता है अपन क्या करते हैं कि इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में, तो मॉड्यूलस ऑफ ax1 + by1 + c, पॉइंट को अपन ने लाइन की इक्वेशन में रख दिया, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, नॉन जीरो वैल्यू आएगी क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर तो लाइन ही कर रहा है ना, अगर 0 आ जाए तो मतलब पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही लाइन कर रहा है, डिस्टेंस पर ये है। ठीक है, तो पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में रखा, डिवाइडेड बाई √(a² + b), जहां पे a होता है कोफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन ऑफ लाइन, b होता है कोफिशिएंट ऑफ y इन द इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। वैसे ही दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो इस प्रकार से निकालेंगे बच्चा पार्टी, कि डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स, है ना, d - c, डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाय √(a² + b², जहां पे a कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ y। बस यहाँ पे मेक श्योर करें कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड y सेम हो दोनों लाइन में, ये मेक श्योर करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड y सेम होने चाहिए दोनों लाइन। ओके, सिंपल। ओके, नाउ फिर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। कोई पॉइंट x1, y1 से अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं किसी लाइन ax + by + c बराबर 0 पे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए। तो लेट्स से कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास में अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा अपने को निकालना है, कैसे निकालेंगे देख जरा, कि देखो फॉर्मूला इसके लिए ये रहेगा कि अल्फा माइनस द x कोऑर्डिनेट, अल्फा माइनस x1 डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है इक्वेशन ऑफ लाइन में a है। वैसे ही बीटा माइनस दी y कोऑर्डिनेट, बीटा माइनस y1 डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ y व्हिच इज b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, है ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन है ध्यान रखना, माइनस ऑफ ax1 + by1 + c, इधर मॉड्यूलस नहीं लगा रहे हैं, मॉड्यूलस यहाँ पे नहीं लग रहा है, माइनस ऑफ ax1 + by1 + c, मतलब इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में जो भी रखोगे, जो एक्सप्रेशन जो वैल्यू आएगी नेगेटिव ऑफ दैट डिवाइडेड बाय a² + b², है ना, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। और इस फॉर्मूले में भी ध्यान रखें यहाँ पे अंडर रूट नहीं है डिनोमिनेटर में, अभी पिछले फॉर्मूलेज के अंदर अपन ने अंडर रूट देखा था, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, x1 पता है, a पता है, अल्फा की वैल्यू आ गई इधर से, है ना, इसको इक्वेट करेंगे इसके साथ, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, वैसे ही बीटा की वैल्यू।
अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें मिल चुका है। ठीक है, इसी के ऊपर एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, इस एग्जांपल को ट्राई करिएगा। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ 2,3 ऑन द लाइन। ठीक है, चलो फटाफट से अप्लाई करके दिखा देता हूं मैं। लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0, पॉइंट है 2,3। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें निकालना है, लेट्स से दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज अल्फा कॉमा बीटा। तो इक्वेशन लिखेंगे अल्फा माइनस टू डिवाइडेड बाई द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 1, बीटा माइनस 3 इक्वल टू बीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई द कोफिशिएंट ऑफ y विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, आप इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में रखें, x की जगह पे 2 रख देंगे, y की जगह पे 3 रख देंगे, तो 2 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, उसका स्क्वायर 1 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इधर से देखो अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमारे पास आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये निकालेंगे इस तरीके से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वैसे ही एक और फॉर्मूला आता है जिसके अंदर हमें रिफ्लेक्टेड पॉइंट पूछ लिया जाए, ठीक है, अल्फा डैश कॉमा बीटा डैश, कि अगर मैं इमेज लेता हूं 2,3 की इस लाइन में, तो जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। तो यहां पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा डैश और बीटा डैश निकालने के लिए सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस डबल कर दो ना, मतलब डबल कर दो, सिंपल सी बात है। तो दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, इसी के लिए फॉर्मूला इधर देखो, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन x1 y1 की अगर इमेज लें इस लाइन के अंदर, तो कैसे अल्फा डैश बीटा डैश कैसे निकालेंगे। तो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे 2 आ जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाता है, बस इतना सा फर्क है, बाकी फॉर्मूला पूरा पूरा सेम, बहु सेम। ठीक है, इसी के ऊपर भी सेम इसी तरीके का एग्जाम्पल लिया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब दो देखो चीजें ध्यान रखें कि अगर अपन y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अंदर किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेते हैं ना, ठीक है, किसी पॉइंट a कॉमा b का रिफ्लेक्शन लिया जाए y इज इक्वल टू एक्स लाइन में, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगा b कॉमा a। ठीक है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बदल जाता है, तो b कॉमा a रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगा। वैसे ही अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन में किसी पॉइंट a कॉमा b का रिफ्लेक्शन लिया जाए, तो ये हो जाता है माइनस b कॉमा माइनस। ध्यान रखें, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज तो करना ही है, साथ के साथ उसका साइन भी बदल देना है। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स में इमेज ध्यान रखें, y इज इक्वल टू एक्स में इमेज का फॉर्मूला ध्यान रखें। यहाँ पे वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली रिजल्ट एज ए रिजल्ट इसको ध्यान में रखा जाए। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m1x प्लस c2, है ना, हमारे पास चारों साइड्स दे रखी है, पैरेललोग्राम की चारों साइड्स दे रखी है, इसका एरिया निकालना है। तो इस साइड की इक्वेशन y इज इक्वल टू m1x प्लस c2, अपोजिट साइड रूप सेम है, बस कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस। यहाँ पे भी देख सकते हैं m2 रूप सेम है, बस कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस है। और ध्यान रखें ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले चारों जो लाइंस है वो इसी फॉर्मेट के अंदर लिखी हो, है ना, ये फॉर्मेट पाया जाना इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये फॉर्मेट मिल गया तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ रहा है c2 माइनस c1, देखो डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ अपोजिट साइड मल्टीप्लाइड बाई d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1, है ना, m2 माइनस m1 इज द डिफरेंस ऑफ दिस स्लोप। तो इस फॉर्मूले को एज इट इज ध्यान में रखें, कहीं सवाल आए तो लगा देना। नाउ फैमिली ऑफ लाइंस, कि अगर कोई भी दो लाइंस है ना, इस लाइन की इक्वेशन L1 बराबर 0, इस लाइन की L2 बराबर 0, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जो इनफाइनाइट लाइंस होने वाली है, इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती है इस एक पॉइंट से, तो इन सारी लाइंस की जो इक्वेशंस रहती है बच्चा पार्टी, ठीक है, उसको अपन फैमिली ऑफ लाइंस बोलते हैं। उन सबकी इक्वेशन आती है L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 बराबर 0, ठीक है, वेयर लेमडा इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिल रही हो, इस सारी लाइंस की, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। ठीक, क्लियर। चलिए, अब कई बार उल्टा सवाल पूछ लिया जाता है इस तरीके का कि इफ a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 देन द स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू। अगर a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ये लाइन हमेशा कौन से पॉइंट से पास कर रही होगी। तो या तो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लो, इस टाइप के सवालों में बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व करो कि x और y की कौन सी वैल्यूज हमेशा सेटिस्फाई कर रही है। तो x बराबर 1 एंड y बराबर -1 सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, है कि नहीं। x की जगह 1 रख दूं, y की जगह -1 रख दूं, तो a माइनस बी प्लस सी बन जाएगा, वो इक्वल टू 0 है ही।
तो 1 कॉमा -1 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा माइनस, इधर से ये पास कर रही है, ठीक है। जैसे कि ये सवाल भी देखो कि द लाइन ax plus by plus c बराबर 0 ऑलवेज पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट गिवन दैट 3a minus 2b minus c बराबर 0। तो यहाँ पे माइनस सी है, यहाँ पे प्लस सी है। एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करके -3a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 ऐसा सा लिख दो। अब आप ऑब्जर्व करिए कि कौन सी x की वैल्यू और कौन सी y की वैल्यू इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगी। x की जगह अगर मैं -3 रख दूं और y की जगह +2 रख दूं तो दिस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, राइट। -3a plus 2b plus c बराबर 0। yes, x coordinate -3 and y coordinate 2 satisfies this, it always passes through, है ना। नाउ कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी कि भाई तीनों लाइंस जो है, तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करे तो इसकी क्या कंडीशन है। तो सपोज दिस इज द इक्वेशन ऑफ 3 लाइंस, ठीक है। तो इसकी डायरेक्ट कंडीशन आती है, द कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी इज डिटरमिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3। इसके डिटरमिनेंट को पटक दो 0 के। तो बेसिकली इट्स द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन सॉल्यूशन, कि तीनों लाइन से एक ही पॉइंट पे मीट, ठीक है, ये कंडीशन। ओके, अब एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात करते हैं कि दो लाइंस के दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एक तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। जैसे ये हो गई लाइन L1, ये हो गई लाइन L2, इसके दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे ना। एक तो एंगल बाइसेक्टर को B1 बोल दिया, दूसरा एंगल बाइसेक्टर को अपन ने B2 बोल दिया। देखो बेटा, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दो एंगल्स बना रही होगी, एक एंगल एक्यूट हो बन रहा होगा, दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा होगा। तो इसके दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। पहली बात तो ये हमें रिजल्ट ध्यान रखना है कि लाइंस के बीच में जो भी एंगल हो, एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। ये जो एंगल रहेगा B1 और B2 के बीच में, ये एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा एंगल है, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल है इसको वैसे प्रूव करना, बाकी आप लोग ध्यान रखें। देखो सपोज टू लाइंस है, उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री तो दूसरा वाला एंगल 150 डिग्री होगा। अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर इज बेसिकली बाइसेक्टिंग द एंगल्स, ठीक है। तो 30 डिग्री को बाइसेक्ट करके ये 15 डिग्री बना देगा, 150 डिग्री को बाइसेक्ट करके ये एंगल 75 डिग्री हो रहा होगा। और देख पा रहे हैं 15 प्लस 75 टोटल कितना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट एंगल बाइसेक्टर, इसकी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लोगे ना तो वो इक्वी डिस्टेंट रहता है दोनों लाइन से, है ना। कि इस वाले एंगल बाइसेक्टर पे सपोज कोई भी पॉइंट में x, y ले लेता हूं, तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L2, any general point x, y on the angle bisector, its distance from line L1 बराबर 0 and L2 बराबर 0 is same। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके अपन एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। कि सपोज लाइन L1 बराबर 0 की इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0। लाइन L2 की इक्वेशन है ax2, सॉरी L1 की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। L2 की इक्वेशन है a2x प्लस by प्लस c2 बराबर 0। ओके, मुझे इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। प्रॉपर्टी ये रहेगी ना कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई जनरल पॉइंट अपन x, y लिया, इसकी डिस्टेंस L1 से एंड इसकी डिस्टेंस L2 से सेम होने वाली है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही अपन कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव भी कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये डिस्टेंसेस सेम है। तो x, y की इस लाइन से डिस्टेंस a1x प्लस b1y प्लस c1 से डिस्टेंस हो जाएगी मॉड्यूलस ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x इज a1, कोफिशिएंट ऑफ y इज b, a1 स्क्वायर प्लस b1। और वैसे ही x, y की डिस्टेंस इस वाली लाइन से लिख देंगे मॉड्यूलस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b। इस तरीके से अपन डिस्टेंस देंगे, इक्वेट किया। अब मॉड्यूलस एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स मिल जाएंगे, है ना। मॉड्यूलस को एक बार पॉजिटिव के साथ दूसरी बार नेगेटिव के साथ ओपन किया तो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की हमारे सामने इक्वेशन आ जाती है। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, ठीक है। नाउ
अब अपन आ जाते हैं होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल। होमोजीनियस का मतलब हो गया कि हर एक जो टर्म है उसकी डिग्री 2 है। होमोजीनियस सेकंड डिग्री, होमोजीनियस मतलब सेम सेम डिग्री, राइट। तो देखो पहली वाली टर्म की डिग्री 2 है, एक्स वाई इसकी डिग्री भी 2 है, वाई स्क्वायर इसकी डिग्री भी 2 है। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 एक होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन हमारे सामने गिवन है, तो दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। A homogeneous second degree equation in two variable represent pair of straight line, मतलब दो स्ट्रेट लाइंस का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे दे रखा होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे सामने एक होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसके लिए आप इसको फैक्टराइज करके समझ पाओगे, है ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर बराबर 0। ये देखो +1 को अपन +3 -2 में ब्रेक करेंगे, है ना, मतलब +3xy माइनस 2xy, दैट विल बी +xy। ओके, इधर ये एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे ये -6y स्क्वायर लिखा है इज, तो इसमें से x कॉमन लिया बचा पार्टी, तो ये बनेगा x टाइम्स x प्लस 3y, यहाँ से -2y कॉमन लेंगे तो -2y टाइम्स x प्लस 3y बराबर 0। तो दो इक्वेशंस बन रही हैं, एक तो x माइनस 2y, दूसरी x प्लस 3y, है ना, दो फैक्टर्स बन रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो एक तो बन रहा होगा कि x माइनस 2y बराबर 0, दूसरा x प्लस 3y बराबर 0, है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस 3y बराबर 0, या तो ये 0 या फिर ये 0, राइट। तो ये दोनों क्या है, These two are the straight lines passing through the origin, है ना। जैसे स्ट्रेट लाइन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -1/3x। ओके, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू 1/2x, मतलब y इज इक्वल टू mx। y इज इक्वल टू mx फॉर्मेट की जो स्ट्रेट लाइन होती है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m एंड इट इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है। तो होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब इसके साथ अपन बहुत ज्यादा खेलते हैं, ठीक है, कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0 इज नथिंग बट L1 इंटू L2 बराबर 0। जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन सिंपली क्या होती है कि दोनों स्ट्रेट लाइंस का प्रोडक्ट ले लिया, तो दैट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। तो इन जनरल ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, इसको अपन स्लोप फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, कि पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो देखो ax स्क्वायर की जगह a बच जाएगा, प्लस 2h xy की जगह पे y बाई एक्स बचेगा, और प्लस b वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y बाई एक्स का स्क्वायर बराबर 0। क्या किया है, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, और अब मैं y बाई एक्स को m लिख दूंगा, y बाई एक्स को अब अपन m लिख देंगे। तो y बाई एक्स को m लिखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी ये bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a बराबर 0, ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नाउ दिस एंटायर इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो जब भी हमें स्लोप के टर्म्स में खेलना होता है, इस इक्वेशन को अपन स्लोप फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे ये स्लोप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ द स्ट्रेट लाइन, लेट्स से स्लोप्स आर m1 एंड m2। अब अपन स्लोप के बारे में सारी चर्चा कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक का सवाल बन चुका है अभी ये, कि सम ऑफ द स्लोप्स इज माइनस b बाई ए, वही सारी चीजें, है ना, क्वाड्रेटिक का सवाल है ये। ओके, अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, का डिस्क्रिमिनेंट अपन देख सकते हैं 4 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो हमारे पास दो अलग अलग स्लोप मिल रही होगी, मतलब हमारे पास दो अलग अलग लाइंस मिल रही होगी पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया मतलब कि रूट सेम हो गए ना, रूट सेम हो गया, तो टू कोइंसिडेंट लाइंस थ्रू ओरिजिन हमें मिल रही होगी, कोइंसिडेंट लाइंस, स्लोप सेम आ गई, कोइंसिडेंट लाइंस थ्रू ओरिजिन अपने को प्राप्त हो रही हो। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो टू नॉन रियल लाइंस थ्रू ओरिजिन अपने को मिल रही है ना। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया कि भैया, ठीक है, कि स्लोप रियल नहीं है, स्लोप रियल नहीं है तो वो नॉन रियल लाइंस होगी, और इस केस में इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, प्रेजेंट्स अ पॉइंट, और कौन सा पॉइंट, ओरिजिन इटसेल्फ, ओरिजिन, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर बराबर 0, जैसे ये हमारे पास होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसको आप फैक्टराइज कर ही नहीं पाओगे,
है ना। इसको आप दो फैक्टर्स में नहीं तोड़ सकते, कि आप करके देख लो, फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। इसको स्लोप के टर्म्स में भी कन्वर्ट करोगे, अगर सपोज स्लोप के टर्म्स में कन्वर्ट किया गया तो ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये 1 प्लस एम प्लस 4m स्क्वायर बराबर 0। ये स्लोप के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, बट अभी भी कुछ काम बना नहीं, है ना। स्लोप्स यहाँ पे, ठीक है, इमेजिनरी स्लोप्स आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आ रहा है, क्लियर रहती बात है। तो ये नॉन रियल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। बेसिकली ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट दैट कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, उसके अलावा और कोई पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। ओके, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन, रियल और नॉन रियल, इट्स कॉल्ड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया था, स्लोप के टर्म्स में इक्वेशन को कन्वर्ट कर दो, वहां से अपन सम ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स निकाल सकते हैं। इधर से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है tan थीटा, दैट इज द, ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो tan थीटा हमें पता ही है, मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 होता है। अब ये जो स्लोप के टर्म्स में इक्वेशन आई है क्वाड्रेटिक, m1 एंड m2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, अगर वो उसके रूट्स है तो यहाँ पे अपन मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 निकाल सकते हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट ऑफ d बाई ए, है ना। मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1, इसका फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ d बाई मॉड्यूलस ऑफ ए। याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने लिख लिया है, e अपॉन ए, है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर, a बाई बी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कि tan थीटा बराबर मॉड्यूलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। जहाँ पे h क्या है, देखो, h इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ xy, h है हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ xy, ठीक है। a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b हो गया कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ये सारी चीजें यहाँ पे रखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा बराबर, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रखना अच्छे से, ठीक है। अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर है ना, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन डिनोमिनेटर मस्ट बी 0, a प्लस बी की वैल्यू 0 हो गई। a प्लस बी 0 का मतलब हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दोनों अपोजिट साइन के हैं, तभी a प्लस बी 0 हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमने फॉर्मूला अप्लाई भी किया है, इधर से देखो a की वैल्यू 1 हो गई, h इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ xy, कोफिशिएंट ऑफ xy 1 है, उसका आधा कर देंगे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और b की वैल्यू यहाँ से -6 है। ये सारी चीजें अपन ने इस फॉर्मूले में पुट कर दी, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी। तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, एंगल थीटा 45 डिग्री। ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है, उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल 45 डिग्री। अगर इक्वेशन इस टाइप की दे रखी है तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर अपोजिट साइन के हैं तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि a प्लस बी 0 है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, एंगल थीटा विल बी 90 डिग्री। ओके, नाउ द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ लाइंस, एक पेयर ऑफ लाइंस दे रखी है हमारे पास, इसके पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर की जो जॉइंट इक्वेशन होगी, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। इसको एज ए रिजल्ट डायरेक्टली ध्यान रखें, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, xy divided by h, h is half of the coefficient of xy in this equation. So note that these two lines are clearly perpendicular, क्योंकि ये दोनों देखो एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये परपेंडिकुलर लाइंस है भी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अपोजिट साइन के हैं, तो पेयर ऑफ लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होगी। इफ h बराबर 0 देन पेयर ऑफ बाइसेक्टर इज xy बराबर 0, है ना, h 0 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया उसको, तो xy बराबर 0, मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस आर दी पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इन दिस सिनेरियो। एक जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन फर्स्ट टाइम हमारे सामने, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अंदर ही आती है। एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन हो गई जहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स वाई की टर्म है, वाई स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म है, वाई की टर्म है, एंड एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये जो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है बहुत अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट कर सकती है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकती है, एक सर्कल को, एक पैराबोला, एक हाइपरबोला, एक एलिप्स,
है ना, अलग अलग चीजें ये रिप्रेजेंट कर सकती है, बट ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगी, तो इसके लिए कंडीशन आएगी कि डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0। दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस इफ एंड ओनली इफ डेल्टा इज 0। डेल्टा क्या होता है कि डायगोनल में अपन कोफिशिएंट है ना, डायगोनल में अपन एबीसी लिख देंगे। डायगोनल में क्या लिखेंगे, एबीसी, जहां पे ए क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। फिर बाकी अपन यहां पे लिखेंगे एच जी एफ। एच हो गया हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, जी इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, और एफ क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई का आधा। कोफिशिएंट ऑफ वाई है 2f, उसका जो आधा होगा दैट इज f। तो इधर एच जी एफ, और ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बनाना है, यहां पे भी अपन एच जी। तो इस डिटर्मिनेंट को ध्यान रखना, जब ये डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाता है तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अदरवाइज ये बाकी उन कर्व्स में से किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कोनिक सेक्शन में ये चीज आगे जाके हम पढ़ते भी है, ठीक है। तो इस चीज का खास ख्याल रखें। जैसे फॉर दिस वी हैव, है ना, यहाँ पे अगर अपन डेल्टा निकालें इसके लिए, ठीक है, तो a की वैल्यू, a इज 1, ओके, h इज 5/2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 5, उसका आधा 5/2 इज h, और b की वैल्यू 4 हो जाएगी, b इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, c की वैल्यू -2 हो गई, c बराबर -2, और g इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। 2gx होता है ना जनरल टर्म, है ना, जनरल इक्वेशन में x होता है, g इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड f की वैल्यू इसके लिए 0 है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ y है ही नहीं, y वाली टर्म ही नहीं है ना, वाई स्क्वायर वाली है, y वाली टर्म नहीं है, ठीक है। तो f की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। ये सारी चीजें अगर अपन डेल्टा में रखते हैं तो इस डेल्टा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। तो दिस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्लियर है। ओके, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिमार्क आता है कि स्लोप ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस आर द सेम एज द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय होमोजीनियस पार्ट ऑफ द कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में और इनमें फर्क इतना सा है, देखो इन दोनों में फर्क इतना सा है कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है, हैविंग द स्लोप m1 एंड m2, और ये जो स्ट्रेट लाइन है किसी और पॉइंट से पास कर रही है, लेट्स कॉल दैट पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, है ना, ये स्ट्रेट लाइन किसी अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रही है, बट स्लोप इनकी भी m1 एंड m2 वही सेम स्लोप है। तो इनका जो होमोजीनियस पार्ट है ना वही स्लोप डिटरमाइन करता है, बाकी वाला पार्ट स्लोप नहीं डिटरमाइन कर रहा होता है। तो ओनली होमोजीनियस पार्ट डिटरमाइंस द स्लोप। अब इधर ये आता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाए, अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का सहारा लेता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटिंग बाय द जॉइंट इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो x के टर्म्स में, फिर इसी को ही पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो y के टर्म्स में, है ना, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई निकालो, और फिर जो दो इक्वेशंस आएगी दोनों को सॉल्व करो, वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो पार्शियली डिफरेंशिएट किया x के टर्म्स में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, यहाँ पे अपन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 5y इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट इन द मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे -5y बचेगा, 4y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के टर्म्स में तो y को एज अ कांस्टेंट अपन ले रहे होंगे, x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे +1 आ गया, 2y का डिफरेंशिएशन 0, 2 का डिफरेंशिएशन, तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया x के टर्म्स में। वैसे ही इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा y के टर्म्स में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो -5x इंटू 1 बचा। फिर ये जो वाई स्क्वायर वाली टर्म है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y होता है, तो 2 इंटू 4 दैट विल बी +8y। x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो जब पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के टर्म्स में, तो x को अपन एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जैसे यहाँ पे x एज ए कांस्टेंट इन द मल्टीप्लिकेशन है, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो -5x बचा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 लिखा है मैंने, 4y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8y लिख दिया, 2y का डिफरेंशिएशन 2 लिख देंगे, x का डिफरेंशिएशन 0, -2 का डिफरेंशिएशन 0, ये कांस्टेंट टर्म्स हो गए ना एक तरीके से। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो x एंड y की वैल्यू आएगी वो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा ऑफ दी पेयर ऑफ स्ट्रेट। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो कहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है, वो अपने को मिल जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
होमोजिनाइजेशन ऑफ कर्व। होमोजिनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जैसे देखो सीन क्या हो रहा है यहाँ पे, सीन यह है कि एक कर्व है s बराबर 0, एक लाइन है l बराबर 0, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन अपने सामने दे रखी है, दोनों चीजें गिवन है ना, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ लाइन, बोथ ऑफ देम आर गिवन। ठीक है, वी वांट टू फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। ठीक है, O हो गया ओरिजिन, ओरिजिन को जब A से और B से ज्वाइन किया गया तो OA और OB की हमें जॉइंट इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, A एंड B क्या है, A एंड B आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन एंड द गिवन कर्व। एक लाइन गिवन होगी, एक कर्व गिवन होगी, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो A एंड B होगा। होमोजिनाइजेशन ऑफ कर्व, इस टॉपिक के अंदर हमें बेसिकली OA एंड OB की जॉइंट इक्वेशन बतानी है। तो OA एंड OB are the pair of straight lines passing through the origin. So the joint equation of OA and OB is going to be homogeneous, है ना। OA और OB की joint equation क्या होगी, एक homogeneous equation, क्योंकि origin से पास करती हुई pair of straight line की equation एक homogeneous equation। तो अपन क्या करेंगे कि इस कर्व को होमोजिनाइज करेंगे, है ना, होमोजिनाइज करेंगे। ठीक है, तो दैट इज द नेम ऑफ दिस टॉपिक, होमोजिनाइजेशन ऑफ कर्व। राइट, Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0, है ना। यहां से इस इक्वेशन से अपन 1 की वैल्यू निकालेंगे एंड देन होमोजिनाइज s बराबर 0 यूजिंग इट। ठीक है, कर्व जो दे रखा होगा उसको होमोजिनाइज कर देना कि देखो ये ऑलरेडी 2 डिग्री की टर्म है ही, ये 1 डिग्री की टर्म थी तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 1 डिग्री की टर्म थी इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कांस्टेंट टर्म थी इसको 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। It is the required equation of OA and OB, reason being that it is homogeneous and hence it's a pair of straight line। homogeneous है, pair of straight lines को represent कर रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि A and B clearly satisfies it। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होमोजेनाइज किया जाता है। जैसे फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये B नहीं है, ये 3y। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 बराबर 0। अब सुने जरा, ठीक है, फिर से अपने को वही है कि ये कर्व दे रखा है कुछ एंड एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस y इज इक्वल टू 3, ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अपने को इन पॉइंट्स A एंड B को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया जाए तो OA एंड OB की जॉइंट इक्वेशन हमें बतानी है। तो अपन इस कर्व को होमोजेनाइज करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन से 1 की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो y माइनस 3x बराबर 2 है, y माइनस 3x बराबर 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो y माइनस 3x बाई 2 बराबर 1 की वैल्यू निकाल ली। अब इस कर्व को होमोजेनाइज करते हैं, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, 2xy को एज इट इज रखा क्योंकि 2 डिग्री की टर्म थी, 2 डिग्री की टर्म को छेड़ो ही मत। फिर 4x 1 डिग्री की टर्म है तो 4x को अपन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8y भी 1 डिग्री की टर्म है, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 0 डिग्री की टर्म है, इसको 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1 की वैल्यू है y माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8y इंटू 1 की वैल्यू y माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 11 इंटू 1 का स्क्वायर 1 है y माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर बराबर 0। तो ये जो हमारे सामने इक्वेशन आई है बच्चा पार्टी, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। इसी को बोलते हैं होमोजेनाइजेशन ऑफ कर्व। कि जो गिवन कर्व था उसको मैं अगर होमोजेनाइज करूं तो एक जो होमोजीनियस इक्वेशन आई है, ये देखो सारी 2 डिग्री की टर्म हो गई, यहाँ पे भी x अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 डिग्रीज की टर्म मिलेगी। तो फाइनली इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग प्लस एक्स वाई इंटू समथिंग, है ना, प्लस एक्स वाई इंटू समथिंग प्लस वाई स्क्वायर इंटू समथिंग बराबर 0। फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में अपन लिख देंगे तो एक होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगी। दैट होमोजीनियस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। उसी के बीच में एंगल पूछा गया, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइंट। तो जो हमारे पास में इक्वेशन आई है, tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, tan थीटा बराबर 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस AB अपॉन मॉड्यूलस ऑफ A प्लस। ये फॉर्मूला अप्लाई करके इन दोनों OA एंड OB के बीच की एंगल अपन निकाल। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया पूरा
स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस टिल होमोजेनाइजेशन ऑफ कर्व। तो हाँ, मुझे पता है थोड़ा स्पीड में हुआ है क्योंकि रिकैप सेशन था, तो अपने को थोड़ा फटाफट ही करना है चीज़ें। बाकी बताना आप लोग कैसा लगा आपको सेशन। आई होप आपको इससे फ़ायदा मिला हो और आपने पूरा एक चैप्टर 1 घंटे के अंदर हमने इतने लेंदी चैप्टर को और इतने बड़े चैप्टर को पूरा रिवाइज कर दिया है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टच कर दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। Thank you everyone for being a part of this session. See you in the next one. Till then, this is your maths teacher Kundan Makar signing off. Tada, bye bye, have a great day.